और क्या हम अपने आप को इतना अनफिट मानते हैं कि हम टीम में मिलकर काम नहीं कर सकते? तो ऐसी कुछ बुनियादी सवाल है जो प्रत्येक व्यक्ति को आत्मचिंतन करना चाहिए। आपका कारोबार जो है ऑटोमेटिकली मंजिल पर पहुंच जाएंगे। पहले आत्मचिंतन करना शुरू करिए। इंसान में जो तब्दीली है वो सुनने से आती है, लेकिन हमारा ध्यान सुनाने में है। क्योंकि जब हम सुनते हैं तो हमारे खुद के ऊपर फोकस होता है। अगर कोई वर्ड छूट गया बीच में से, आप कहेंगे भाई साहब वेट करो, मैं सुन नहीं पाया। मैं क्यों नहीं सुन पाया? मेरा ध्यान नहीं था। मेरा ध्यान किधर था? मैं फिजिकली जहां हूं, लेकिन मेरा ध्यान कहीं और है। तो जहां हम परिवर्तन के आंदोलन को चलाना चाहते हैं, तो पहले सुनने के लिए खुद के ऊपर ध्यान केंद्रित करिए। परिवर्तन का जो कार्य है ये सेल्फ से शुरू होता है। ये व्यक्ति कहाँ पड़ा है, किस सभा सोसाइटी का सदस्य है, किन लोगों के साथ रहता है, किस ऑर्गेनाइजेशन में काम करता है, कहाँ से पढ़ा है, ये उसका जो आवा है, ये ओरा है, ये सोसाइटी में जाएगा। लोग फॉलो करने के लिए कहेंगे मुझे वैसा पढ़ना चाहिए। बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने किसी को नहीं कहा मुझे फॉलो करो। उनका व्यक्तित्व, उनका समाज के लिए समर्पण इतना बड़ा था, लोग कहते थे आप आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं, हम आपके पीछे चलेंगे। तो अभी उनका जो ज्ञान का बिंदु है वो है एजुकेट। तो एजुकेट जो है वर्ड, ये देखने में बड़ा सिंपल है। तो मैं बता दूं कि बाबा साहब का जो ज्ञान के बारे में समाज को बताने का था, वो ज्ञान 4 पांव के ऊपर खड़ा है। पहला है एजुकेशन, जो हमें स्कूल से, कॉलेज से, यूनिवर्सिटी से मिलती है। दूसरा है इंफॉर्मेशन, जो हम पेपर से पढ़ते हैं। इधर सभा में आए हैं, मैं बोल रहा हूँ, आप सुन रहे हैं, मैं नीचे उतरूंगा, आप कहेंगे, मैं सुनूंगा। ये है इंफॉर्मेशन। तीसरी चीज होती है विजडम। हमारे पास इंफॉर्मेशन बहुत इकट्ठी हो गई, किताबी नॉलेज बहुत इकट्ठा हो गया, हमारे पास वो विजडम कहाँ है जिससे हम सेग्रीगेट कर सके हमारे लिए अच्छा क्या है, हमारे लिए बुरा क्या है। और चौथी चीज होती है कि एक्सपीरियंस। हम जब पार्टिकल किसी काम धंधे को करते हैं तो वो जो अनुभव है वो किताबी ज्ञान से कहीं ज्यादा है। तो हमने जब परिवर्तन के कार्य को आगे लेकर जाना है तो पहले सुनने के लिए खुद को तैयार करना पड़ेगा। और जब हम सुनाते हैं तो फिर हमारा ध्यान जो है वो दूसरे के ऊपर होता है। वो रिस्पॉन्ड करता है कि नहीं करता है, वो मुझे इरिटेट कर रहा है, मुझे फॉलो कर रहा है, मुझे सुन रहा है, या मुझे चिढ़ा रहा है। तो आज हम जिस बुनियादी बात के लिए आपसे चर्चा करने आए हैं कि आंदोलन को आगे बढ़ाने के लिए, सोसाइटी में हौसला बुलंद करने के लिए एक सक्षम टीम चाहिए जो कारवां को मंजिल तक लेके जा सके। अगर हम वो सक्षम टीम नहीं बढ़ा पाते, हम अकेले वो कार्य क्यों करना चाहते हैं? हमें आत्म पड़चोल करना चाहिए। तो हमने इधर महाराष्ट्र के जो लोग हैं, क्रिकेट के ऊपर ज्यादा इनका ध्यान रहता है, क्योंकि महाराष्ट्र का एक खिलाड़ी, उसने वर्ल्ड रिकॉर्ड बड़े बढ़ाए। भाई सचिन तेंदुलकर जी, वो अकेले 150 रन बना देते हैं, लेकिन टीम इंडिया हार जाती है। हमारे एक व्यक्ति के बेस्ट करने से हमारा कारवां मंजिल तक पहुंच जाएगा, ये इम्पॉसिबल वर्ड। तो हम सभी को अपने आप को आत्म परीक्षण करना है
और इंट्रोस्पेक्ट करके आगे बढ़ना है। तो दुनिया का कोई कार्य ऐसा नहीं है जो आप, कुछ कार्य ऐसे हैं जो आप कर सकते हैं, मैं नहीं कर सकता। कुछ फैकल्टीज मुझ में है जो मैं कर सकता हूँ, वो हो सकता है शायद आप ना कर सकते हो। कुछ कार्य ऐसे हैं जो आप भी नहीं कर सकते, मैं भी नहीं कर सकता, कोई तीसरा कर सकता है। लेकिन दुनिया का ऐसा कोई कार्य नहीं है जो आप, मैं, वो और हम सब मिलके नहीं कर सकते। तो हमें टीम भावना से आगे बढ़ने के लिए कार्य करना चाहिए। और आज एक आगे की बात मैं आपसे कह के रजा लूंगा, वो ये है कि आज पहले तो हमें टीम में काम करने की सुध बुध नहीं है। टीम में काम करने के लिए हम अपने आप को फिट नहीं कर पा रहे, तैयार नहीं कर पा रहे। लेकिन जब निर्णायक दौर आएगा, जब हम अंत पड़ाव में पहुंचेंगे, प्रति एक व्यक्ति जो अपना कंट्रीब्यूशन करेगा, अगर उसने 1 मिनट वेस्ट किया तो संगठन को कितना लॉस होगा, हमारे कारवा को कितनी हानि होगी। एक मिनट जो है वो इतिहास को बदलेगा। उस पड़ाव में 3 तरह के लोग रहेंगे। पहला वो जो लोग, जो शांतिपूर्ण माहौल था, जब दबाव नहीं था किसी के ऊपर, उस समय वो बहुत बेस्ट परफॉर्मर थे। लेकिन जब प्रेशर का वातावरण आता है, जब एक एक पल जो है निर्णय को बदलता है, तो ऐसे हालात में वो नेतृत्व लेने से घबराते हैं। पहली तरह के लोग। दूसरी तरह के लोग वो होते हैं जो निर्णायक दौर में जिम्मेवारी भी नहीं लेते और कारवा में अपने आप को सिस्टम में फिट भी नहीं कर पाते, और वो जानते भी नहीं कि मैं इसके लिए फिट हूं या नहीं हूं। तो ऐसे लोग जो है अपनी ईगो की वजह से अपने पूरे टैलेंट का सत्यानाश कर देते हैं। और तीसरी तरह के वो लोग होते हैं, आज भले मैं इधर मंच से आपसे संबोधन कर रहा हूं, लेकिन जब वो लास्ट मोमेंट आएगा तो वो मेरी बहन, वो मेरा भाई जो लास्ट कुर्सियां पर बैठे हैं, हो सकता है वो कल कोई इधर बैठे हो, जब ये निर्णायक दौर आएगा वो कहेंगे मैं इस प्रेशर के वातावरण में काम कर सकता हूं, मुझे जिम्मेवारी का एक मौका मिलना चाहिए। तो हम पैगाम के माध्यम से उन भाइयों का, उन बहनों का, उन नौजवान साथियों का इंतजार कर रहे हैं जो फूले अम्बेडकर के आंदोलन को, कारवा को मंजिल तक लेके जाने के लिए सक्षम है, अपनी तैयारी किए हुए हैं और काफले को मंजिल तक लेके जाने के लिए हर रिस्पॉन्सिबिलिटी उठाने के लिए तैयार है। तो अंत में एक बात मैं अपने आपके साथ शेयर करके रजा लूंगा, क्योंकि मैं आज से 27 वर्ष पहले नागपुर में आया था। एक अधिवेशन था, मई का महीना था, 1988 था। लंच का सेशन खत्म हुआ तो साथियों से चर्चा हो रही थी, तो इसी नागपुर के लोग मुझे कह रहे थे क्या पंजाब के सरदार सिखाएंगे फूले अम्बेडकर का आंदोलन क्या होता। मैं नागपुर में पैदा हुआ हूं, ये डिग्री है क्या? दुनिया का कोई भी व्यक्ति जो अपने आप को ज्ञान से प्रबुद्ध करेगा, अपने आप को
उस कमिटमेंट के साथ जिएगा, हमें उस ज्ञान को 5 साल के बच्चे से भी सीखना पड़ेगा, भले हमारी उम्र 70 साल, 80 साल, 90 साल हो जाए। और मैं पाटिल साहब को सलूट करता हूँ कि 82 साल की एज में ये कारवां को आगे लेके जाने के लिए पैगाम का झंडा उठा के ये हमारे बुजुर्ग हमारा मार्गदर्शन करने के लिए निकले हैं। हम जरूर सक्सेस होंगे। मैं इसी आशा के साथ अपने शब्द आपके साथ साझे करते हुए आपसे रजा लेता हूँ। जय भीम, जय भारत। दोस्तों, जसविंदर सिंह सर ने हमें जो 4 पहलुओं के बारे में बताया, एजुकेशन, इंफॉर्मेशन, विजडम और एक्सपीरियंस, इन चारों